नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में। जीव द्रव्य का नामकरण जो है पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था और ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसको जो है जीव द्रव्य कहा जाता है। और जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस का माना जाता है। जीव द्रव्य दो भागों में बंटा होता है, एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य की बात करें तो ये कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, जबकि केंद्रक द्रव का बात करेंगे तो ये कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग जो है निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है: ऑक्सीजन, कार्बन और जो है आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है 76% होता है, कार्बन जो होता है वो आपका 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो आपका 2.5% होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% जो भाग होता है वो जल होता है। और जीव द्रव्य में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिका यानी कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। और इसके अतिरिक्त सबसे जो लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं कोशिकाओं का अवयव और औसत उसका जो है कोशिकाओं का जो है औसत संगठन, अवयव और उसके जो है कोशिकीय भार का प्रतिशत। तो जल जो होता है वो कोशिका का जो है 70 से लेकर 90% वेट कंटेन करता है। प्रोटीन जो होता है वो 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है 5 to 7% होता है और आयन जो होते हैं वो 1% होते हैं कोशिका के अंदर में। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी के बीच में जो है मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है: सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। और कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी कि क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का ही जो है सूत्र गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन और इसके अलावा जो है केंद्रिका होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है। तो देखिए, विशेषता और अंगकों का बात करें तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना रहता है। नेक्स्ट ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में अंदर में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है।
इस तरीके से राइबोसोम का बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का होता है। गोल्जी का जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि जो है आपका यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। डीएनए जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो है पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में रहते हैं। कोशाभिका का बात करेंगे तो केवल एक तंतु का होता है प्रोकैरियोटिक में, और कुल 11 तंतु होते हैं यूकैरियोटिक में। केंद्रिका का बात करेंगे तो वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। सेंट्रियोल का बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। श्वसन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर में जो है आपका नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर में जो है आपका थाइलेक्वाइड में होता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर में जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। और कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो इसके अंदर में जो है आपका अर्धसूत्री प्रकार का जो है, प्रोकैरियोटिक के अंदर में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक की बात करेंगे, सॉरी इसमें अर्धसूत्री नहीं असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर में जो आपका अर्धसूत्री या फिर समसूत्री प्रकार का होता है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है, और ये कोशिका को जो है निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने में सहायता करता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा जो घिरे रहते हैं, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर निकलने वाले पदार्थों के निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ये लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया, जिसे तरल कीमर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारक काय का बात करेंगे तो इसकी खोज जो है बोबेरी ने किया था। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अंतर्द्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका, सॉरी, राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका जो है चिकनी लगती है, और इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण में सक्रिय भाग लेती है। उसमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत में मिलती है, और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉइड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में ही बनते हैं या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसा और प्रोटीनों का संचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, के अंदर झिल्ली इत्यादि का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइबोसोम। तो पहली बात की सबसे पहले जो है रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में, तथा जीई पैलेट ने 1953 ईस्वी में जो है जंतु कोशिका में जो है राइबोसोम देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये
प्रोटीन का उत्पादन करती है और इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और खुरदरी अंतःपरदब्बी जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इस स्वेड वर्गस इकाई है और साधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ये अपरोक्ष रूप में आकार और घनत्व को जो है व्यक्त करता है। नेक्स्ट है आपका स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो इसकी खोज जो है ऑल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। बेंडा ने जो है इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे कि काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एक वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। नोट में याद रखेंगे कि डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो है पाया जाता है। गोल्जी काय के बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक नामक जो है वैज्ञानिक ने की थी और ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिकांग से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज डी डवे ने किया था और ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसी रचना होती है जिसका निर्माण संवेदन विधि द्वारा गोल्जिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रो लेजेस, लाइपेज, प्रोटियोजेज, कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक के बारे में बात करें तो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक जो है हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर में हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसकी सहायता से पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन नामक के निर्माण के कारण होता है। और वर्णी लवक की बात करें तो ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में, और ये भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने में हेल्प करता है। वर्णित लवक की बात करें तो ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी, लाल रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन,
चुकंदर में विटामिन हो जाएंगे। नोट में याद रखेंगे कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन होता है। राजधानी का बात करें तो ये कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में ये अनेक और जो है बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है। इसको जो हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है केंद्रक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम जो है फ्लेमिंग ने दिया हुआ था। ये प्रोटीन हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे और जो है छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक और गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसे क्रोमैनिएटा कहते हैं, यानी कि क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन पर स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है, इस जिसे कि हम लोग केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए का बात करें तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। अ, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये दो टाइप के हो जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। फिर न्यूक्लियोसाइड का दो हिस्सा हो जाता है, शुगर या फिर शुगर और बेस। क्षार यानी कि डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं। और ये क्षार चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनिन जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, दूसरा होता है गुआनिन जिसको जी से इंडिकेट करते हैं, थाइमिन जिसको टी से इंडिकेट करते हैं और साइटोसिन जिसको कि सी से इंडिकेट करते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन आबंध और साइटोसिन व गुआनिन के बीच में तीन हाइड्रोजन आबंध होते हैं, यानी कि एटी के बीच में डबल, जीसी के बीच में ट्रिपल। 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए का कार्य का बात करें तो ये सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। आरएनए का बात करें इसका निर्माण का तो डीएनए से ही जो है आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए।
आरआरएनए का बात करें तो ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए का बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन बनता है। नोट में याद रखेंगे, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। और एमआरएनए जो है वो आपका ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब आइए जान लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए की बात करेंगे तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में बात करेंगे तो राइबोज शर्करा होती है। दूसरा अंतर ये है कि डीएनए के अंदर में बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में मुख्यतः जो है डीएनए जो है वो मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु कोशिका के बीच में अगर अंतर का बात किया जाएगा तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है जबकि जंतु में नहीं होता है। पादप कोशिका में लवक होता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। और पादप कोशिका में तारक का नहीं होता है जबकि अ, जंतु कोशिका में होता है। इसी तरीके से जो है रेतिका जो होती है वो आपका बड़ी होती है पादप कोशिका में, और जबकि रेतिका जो होती है वो जंतु कोशिका में छोटी होती है। और पादप कोशिका का आकार जो है लगभग आयताकार होता है जबकि जंतुओं में जो है ये लगभग वृत्ताकार होता है। तो ये आपके जो है 5 डिफरेंसेस हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। तो देखिए कोशिका विभाजन तो सबसे पहले जो है 1855 ईस्वी में विर्सो ने देखा था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की बात करेंगे तो ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजुआ में होता है। समसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। उन्होंने ही जो है सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ये विभाजन कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेलों में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जो है समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। पहला है आपका अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था, तीसरा है आपका जो है मध्यावस्था, चौथा है पश्चावस्था और लास्ट है अंत्यावस्था। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी कि एनाफेज सबसे छोटी होती है। वो करीबन जो है 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से असूत्री विभाजन की बात करेंगे तो फार्मर और मूरे दोनों लोगों ने जो है 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया था। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है सबसे पहले वीजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत विवरण जो है आपका स्ट्रॉसबर्गर 1888 ईस्वी में किए। ये विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है सबसे लंबी प्रक्रिया होती है या अवस्था होती है, प्रावस्था होती है, जिसमें कि 5 उप अवस्थाओं अवस्थाएं होती हैं। ये है आपका लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। लैप्टोटीन में क्या होता है कि गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कि इनको की हम लोग जो है क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है यानी कि डाइप्लोइड होती है। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। और सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटिन अवस्था में आपका प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज
का जो है प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब चार क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें मातृ और पितृ दो क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण होता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेट इन अवस्था में होता है। इस प्रकार सॉरी इस क्रिया को जो है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, इस क्रिया में जो है रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट में याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। इसके बाद चौथा है कि डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं इसमें, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में जो है उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को कायस्माटा कहते हैं। कायस्माटा की औसत संख्या को बारंबारता यानी कायस्मेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कायस्मेटा का अंतीकरण यानी कि टर्मिनलाइजेशन हो जाता है डिप्लोटीन में। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन 2। समसूत्री विभाजन के जैसा होता है ये, और अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से चार संतति कोशिका का निर्माण होता है। अब आइए जान लेते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री जो होता है वो आपका मातृ कोशिका यानी कि जनक कोशिकाओं में होता है। दूसरा अंतर ये है कि समसूत्री विभाजन में जो है कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। और तीसरा है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ती है, जबकि जो है अर्धसूत्री में चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका समसूत्री विभाजन में जो है संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो है आपका होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर में जो है गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों के अंदर मतलब समसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में होता है। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन में जो है प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो है आपका प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है। तो ये आपका डिफरेंस था। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।